हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हिंदी के 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देख सकते हैं। इसमें हम आज पार्ट 1 करेंगे, जिसमें इसके 51 से 100 तक के 50 क्वेश्चंस करेंगे। फिर पार्ट 2 में आगे के 50 क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फर्स्ट है, इसमें रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो एक तो हमें इससे यही पता चल गया कि रीतिकाल को क्या कहा जाता है, श्रृंगार काल। अब ये कहा किसने था, तो ये पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदि काल को आधार काल नाम दिया गया है। तो जो अब ये सही, एक तो पता चल गया रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी और आदि काल को क्या कहा गया, आधार काल। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है कि किसने कौन से काल की संज्ञा दी है। तो आदि काल को आधार काल जो नाम था वो किसने दिया था, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वेदही वनवास किसकी रचना है? तो ये इंपॉर्टेंट है। वेदही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। और इस रचना में कुल कितने सर्ग हैं? पूरे टोटल 18। नेक्स्ट है, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है? एक तो हमें ये पता होना चाहिए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये तीनों तो मिश्र बंधुओं में शामिल हैं, लेकिन जो केशव बिहारी हैं वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। चंदन बाला रास के रचयिता हैं। तो जो चंदन बाला रास बुक है, इसके रचयिता कौन है? आ सकू। तो ये आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अब जो इसमें ऑप्शन है, जिन धर्म सूरी, इनकी रचना कौन सी है? स्थूली, ये लिख देती हूँ मैं, स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास है इनकी रचना। फिर सेकंड कौन है? विजय सेन सूरी, इनकी रचना है रेवंतगिरी रास। दोनों के नाम के आगे रास ही है, इनकी है स्थूली भद्र और इनकी रेवंतगिरी। फिर थर्ड है जिनदत्त सूरी, इनकी है काल स्वरूप। और चंदन बाला रास हो जाएगी आसकू की। नेक्स्ट है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो जो नाथ साहित्य को शुरू किया था, उसके जो आरंभकर्ता हैं वो किसको माने जाते हैं? गोरखनाथ को। और तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो गोरखनाथ थे, ये मत्स्येंद्र नाथ के ही शिष्य थे। और यही क्वेश्चन प्राइमरी सुपर टेट 2019 वाले में पूछा गया है, जिसमें आंसर इसका मत्स्येंद्र नाथ माना गया था। और लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो गोरखनाथ आएगा। इस मॉडल पेपर में भी गोरखनाथ ही दिया गया है। और इनके जो आराध्य देव हैं, अगर वो पूछ लिए जाएं, तो जो नाथ साहित्य है उसका आराध्य देव हैं शिव जी। नेक्स्ट है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो जो कालक्रम की दृष्टि मतलब हमें टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है कि अनुक्रम कौन सा सही होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए ही। जो सरहपा है उसका टाइम क्या है? 769 769 ईस्वी। फिर जो पुष्पदंत है वो 10वीं सदी की है। और अदहमाण ये है 12वीं सदी की। और ये जो हेमचंद है ये भी 12वीं की है, लेकिन ये लास्ट की है। तो हमारा जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो है सरहपा, पुष्पदंत, अदहमाण और हेमचंद। नेक्स्ट है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो जो गौड़ीय संप्रदाय है उसके संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये याद रखना है। और ऐसे ही जो हितहरि वंश हैं, ये किस संप्रदाय के हैं? क्योंकि सबके कोई ना कोई संप्रदाय का संस्थापक है ही। तो हितहरि वंश है राधा वल्लभ, ये है राधा वल्लभ के। चैतन्य महापुरुष हो गए, महाप्रभु हो गए गौड़ीय के। और स्वामी हरिदास, जो हरिदास निरंजनी है, ये किसके हैं? सखी संप्रदाय के। और लालदास हैं, इनके नाम से ही याद रहेगा, ये लाल संप्रदाय के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो हमें देखना है कि भक्ति काल का कौन सा नहीं है। तो भक्ति काल का संत काव्य भी है, राम भक्ति काव्य भी है और सूफी काव्य भी है। लेकिन जो छायावादी काव्य है वो भक्ति काल का नहीं है। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था इसको। एक तो होता है निर्गुण और एक होता है सगुण।
फिर निर्गुण में भी दो टाइप से डिवाइड किया था, एक तो ज्ञानश्रेयी शाखा जिसमें कबीरदास थे, और एक थी सूफी शाखा जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी थे। फिर ऐसे ही सगुण को भी दो टाइप से डिवाइड किया था, एक तो राम भक्ति जिसमें तुलसीदास जी, और एक कृष्ण भक्ति जिसमें सूरदास जी। तो ये संत काव्य और सूफी काव्य और राम भक्ति काव्य ये तीनों तो हैं भक्ति काल के, लेकिन छायावती काव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? तो नानक की जो रचना है, नानक का यहाँ पूरा मीनिंग है गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव की कौन कौन सी रचनाएं हैं? सोहिला भी है, आस्ती वार भी है और रही रास भी है। लेकिन जो सिद्धांत पंचमात्रा है ये गुरु नानक देव की नहीं है। गुरु नानक देव जो है वो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा आदि गुरु थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूफी कवि हमें दिए गए हैं और उनकी रचना, तो उससे हमें मेल करना है, कोड मैच करना है कि कौन सा होगा। फर्स्ट हमें दिया हुआ है उस्मान, तो उस्मान का मैचिंग होगा चित्रावली, तो ए का हमारा आ जाएगा 4, ए का हो गया हमारा 4, तो ऑप्शन सी भी कट हो गया और डी भी कट हो गया, बचे ए और बी। फिर है नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद की आएगी अनुराग बांसुरी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी का 1। फिर कुतुबन, कुतुबन की आएगी मृगामती, तो सी का हो जाएगा 2। और कासिम शाह की हंसज वाहिद, तो डी का हो जाएगा 3। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है गीतावली की भाषा क्या है? तो जो गीतावली है वो किस भाषा में लिखी गई है? पहले तो ये किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा है, और इसकी भाषा जो है वो है ब्रज भाषा। और रामचरितमानस की भी वो भी तुलसीदास जी ने लिखी है, तो रामचरितमानस की अगर भाषा पूछ ले तो उसकी आएगी अवधी। नेक्स्ट है साहित्य लहरी के रचयिता कौन थे? तो साहित्य लहरी के इसमें रचयिता बताने हैं कौन थे, नंददास या चतुर्भुजदास या सूरदास या फिर कृष्णदास। तो जो साहित्य लहरी है ये सबको पता होगा, फेमस है, ये किसके रचयिता कौन थे? सूरदास जी। इनमें नेक्स्ट है 64, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो कौन सा कवि ऐसा है जो प्रकृति चित्रण मीन्स नेचर के चित्रण के लिए विख्यात है, वो हमें बताना है। तो वो आएंगे सेनापति। ये कौन से काल के हैं? ये तो इसमें पता ही चल गया कि रीतिकाल के हैं कवि सेनापति, ये अपने प्रकृति चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात हैं। इनमें से अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार नहीं हैं, तो ये है ग्रामर का क्वेश्चन कि वाक्य के प्रकार जो हैं अर्थ के आधार पर पहले तो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर संकेतवाचक भी होता है, 8 प्रकार के होते हैं, पूरे संकेतवाचक भी होता है, इच्छावाचक भी होता है, आज्ञावाचक भी होता है, ऐसे ही निषेधवाचक, इस टाइप से अलग अलग टाइप के होंगे। लेकिन जो संयुक्त वाक्य है वो किस टाइप से होता है? ये अर्थ के आधार पर नहीं होता, ये होता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्योंकि 3 टाइप के होते हैं, एक तो संयुक्त और एक मिश्र और एक सरल वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो कवि देव की पहले हमें देखनी होंगी कौन कौन सी रचनाएं हैं। भाव विलास भी है, अष्टयाम भी है, सुजान विनोद भी है, लेकिन जो अलंकार गंगा है वो कवि देव की रचना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं। जो कवित्र रत्नाकर है वो जो बुक है उसके रचनाकार कौन है, कि वह किसने लिखी है? तो यह लिखी है कवि सेनापति ने। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकार नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकार के साथ हमें मैचिंग करना है कि एक तरफ उनकी रचनाकार दिए गए हैं और एक तरफ कृति दी गई है। तो फर्स्ट है हमारा भरत मिलाप। भरत मिलाप जो लिखी है वो किसने लिखी है? ईश्वर दास, तो ए का हो जाएगा हमारा सेकंड। फिर है ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी को लिखा है अग्रदास, तो बी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। फिर है रामायण महानाटक, ये लिखी है प्राणचंद्र चौहान ने, सी का हो जाएगा फोर्थ। फिर है अवध विलास, अवध विलास को लिखा है लालदास ने, तो डी का हो जाएगा हमारा थर्ड। तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड, 1, 4, थर्ड, तो ऑप्शन ए। और जो हृदय राम की है इसमें दिया नहीं है ऑप्शन, लेकिन इनकी होती है, इनकी जो कृति है वो है हनुमान अटक। नेक्स्ट है सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अरत ताको कवित विबुध कहत सब होए। तो ये जो काव्य विषयक यह परिभाषा है अलंकार की, ये किस आचार्य कवि ने दी है? तो ये जो दी है ये दी है आचार्य चिंतामणि ने।
तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगेन नहीं है तो कौन कौन से, पहले देखने होंगे भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं। एक तो अंबिका दत्त व्यास हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी हैं। लेकिन जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं ये भारतेंदु युग के कवि नहीं है, ये जबकि किसके हैं, द्विवेदी युग के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छतावाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो जो स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक हैं वो हैं श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो जो छायावाद से संबंधित है विकल्प हमें ये बताना है कौन सा सही नहीं होगा। तो आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति ये भी बिल्कुल ठीक है, कल्पना की अतिशयता ये भी ठीक है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह ये भी ठीक है, लेकिन जो सौंदर्य के प्रति आकर्षण है ये छायावाद की विशेषता नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। अब इसमें देखना है कि प्रगतिवाद की कौन कौन सी विशेषता नहीं है। प्रगतिवाद की है शोषितों के प्रति सहानुभूति भी है, क्रांति का आह्वान भी है, शोषकों के प्रति घृणा भी है। लेकिन जो कल्पना प्रवणता है वो प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है। तो ये सप्तक से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया था। तो दूसरे सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में। तो जो उससे रिलेटेड कवि हैं वो कौन है, रघुवीर शाह। नेक्स्ट है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। नई कविता जो पत्रिका थी मतलब मैगजीन, उसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1954 ईस्वी में और इसका जो संपादन किया था वो किसने किया था, जगदीश गुप्ता ने। नेक्स्ट है, इसमें अब यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवा के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो अग्र स्वर और एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। तो एक तो आ जाएगा अग्र स्वर, एक मध्य और एक पश्च, मीन्स अग्र आगे, मध्य बीच में और पश्च पीछे। तो अग्र में कौन से आते हैं, जिनमें जीवा का मतलब जो हमारी जीव है उसका अग्र भाग सक्रिय रहता है, तो उसमें तो आएंगे अग्र। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, जिसमें आगे वाला भाग सक्रिय रहता है, इसमें आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। और मध्य स्वर जिनमें मध्य भाग, तो इसमें आता है केवल ए। फिर है पश्च में आएंगे जिसमें पीछे का भाग, तो इसमें आ जाएगा आ, ऊ, औ, ये सारे। नेक्स्ट है, 6 वर्ण किसके योग से बनता है। तो ये एक संयुक्त वर्ण है और ये किस किस को मिला के बनता है, हमारा कै और शय को मिलाकर बनता है 6। निम्न में से योजक चिन्ह है। तो जो योजक चिन्ह होता है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। फर्स्ट वाला हमारा कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और सेकंड वाला हमारा कौन सा है, विस्मयादिबोधक, मीन्स इंग्लिश में जो हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, और डी वाला हमारा कौन सा है, विकल्प चिन्ह या ऑब्लिक बोल सकते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध कौन सा लिखा गया है ये हमें देखना है, चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ, निर्भर। तो जो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, निर्भर, क्योंकि इसमें जो चिन्ह है वो हमें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिखा ऐसे नहीं जाता, शुद्ध रूप में है करके इस टाइप से आगे यहाँ पर न बनाया जाता है इसके है के आगे, तो ये होता है शुद्ध। और कृपया में पूरा पे आता है और दवाइयाँ में ये ई, छोटी ई आती है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो कौन सा गलत लिखा गया है, लंगड़ बिल्कुल सही लिखा गया है, भुजक्कड़ भी सही लिखा गया है, कौकड़ भी सही लिखा है, लेकिन जो भुक्कड़ है वो सही नहीं लिखा गया। तो जो भुक्कड़ है वो किस टाइप से लिखा जाएगा, हमारा यहाँ जो खे आ रहा है वो के आएगा, बै ऊ के, आधा के फिर खेड़ है, तो वो होगा भुक्कड़। वर्तनी शुद्धि है। तो इसमें देखना है कि वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड फर्स्ट है आसक्ति और पारितोषिक। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, आसक्ति भी सही लिखा हुआ है, पारितोषिक भी सही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है शुश्रूषा और सुबुद्धि, ये सही नहीं लिखा हुआ। ये जो शुश्रूषा है इसमें क्या आएगा, ये शुश्रूषा होता है, यहाँ पे श्रेय आता है, और जो सुबुद्धि है उसमें से और तब बुद्धि आता है। तो
सेकंड तो हमारे शुद्ध है नहीं, फर्स्ट हमारे शुद्ध हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं केवल फर्स्ट की वर्तनी शुद्ध है या केवल सेकंड की, फर्स्ट और सेकंड दोनों की वर्तनी शुद्ध है, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों की ही वर्तनी अशुद्ध है। तो हमारी कौन सी है, केवल फर्स्ट की तो वर्तनी शुद्ध है, सेकंड तो हमारा रॉन्ग की हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो भाववाचक संज्ञा से सबसे रिलेटेड कौन कौन से समूह हैं, ये हमें देखने होंगे। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? अब जैसे ये है गरीब, फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, तो मिठास तो भाववाचक है, लेकिन ना तो समूह होती, ना गरीब होती, ना अमीर होती। फिर जवानी है, खट्टास है, लेकिन पुस्तक और गंगा ये नहीं है। फिर रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सारे के सारे ही भाववाचक हैं। डी में हम देखें तो सूर्य नहीं है। तो जिसमें सभी भाववाचक हैं वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस शब्द से हमें भाव, गुण, दशा इन सब का बोध होता है उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है गरीबों की सहायता करो। तो गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो जो गरीब है किसी का स्पेशली नेम तो दिया नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गरीब में कई टाइप, हर एक बहुत सारे जो गरीब होंगे सभी आ जाएंगे, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो जो हिंदी में सर्वनाम का टाइप है वो कितने टाइप के होते हैं? वो टोटल 11 टाइप के। उसमें कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, ये सब सारे आ जाएंगे। जो, सो, कोई, कुछ, इस टाइप से। इसमें क्योंकि ये नहीं पूछा गया सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, इसमें पूछा गया कुल हैं कितने सर्वनाम, तो इसलिए इसमें 11 आया। अगर सर्वनाम के प्रकार पूछा जाता तो हमारा 6 होता। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो उत्तम पुरुष हमें देखना होगा, उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं। उत्तम पुरुष में आते हैं जैसे मैं, हम, हमने, जो मैं और हम से रिलेटेड होगा जो भी चीज़ वो उत्तम पुरुष में आएगी। मध्यम पुरुष में कौन सी आती है? तू, तुम, इनसे रिलेटेड। और अन्य पुरुष में जो कोई अलग ही इंसान हो जैसे वह, यह, ये सब। तो तू, तुम तो हो गया मध्यम का, वह, वे हो गया अन्य का, इससे इन्होंने ये भी अन्य का हो गया। तो हमारा उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा होगा? मैं और हम। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द हमें देखना है विशेषण नहीं होगा? भयभीत भी है, निर्भीक भी है, भीरू भी है, लेकिन जो भय होता है वो विशेषण शब्द नहीं है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव ये सब पता चलती है उसी को क्या बोलते हैं हम? विशेषण। तो भयभीत, निर्भीक और भीरू तो हो जाएगा, लेकिन जो भय शब्द है वो विशेषण नहीं है, जबकि वो क्या है? विशेष्य। क्योंकि जो इसका विशेषण शब्द होता है वो क्या होता है? भयानक। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण से जिससे गुण, दशा, स्वभाव पता चलेगा वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं पूरे 6 टाइप के। जैसे एक तो काल के अकॉर्डिंग समय हो गया, एक स्थान के अकॉर्डिंग, एक आकार के अकॉर्डिंग, एक रंग और दशा और गुण। तो इस टाइप से ये पूरे कितने टाइप के हो जाते हैं गुणवाचक विशेषण? 6 टाइप के। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? एक तो होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक। जिसमें कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक। इसमें जो सकर्मक क्रिया है वो हो जाएगी लिखना। जैसे सेंटेंस है, अगर मान लो राम पत्र लिखता है तो लिखना क्रिया हो जाएगी, पत्र हो जाएगा उसमें कर्म। नेक्स्ट है क्रिया, ये पहले भी आया था लास्ट वाले में कि क्रिया का मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो अव्यय क्या होता है? जिस पर किसी भी लिंग, वचन, कारक इसके कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो चेंज ही नहीं होगा किसी भी दशा में, तो उसको अव्यय बोला जाता है। तो इनमें से जो अव्यय होगा वो कौन सा होगा? वर्तमान, नया, तथा, सुंदर। तो ये आ जाएगा अव्यय। अव्यय जो आ जाएगा तथा, आज, तथा, और, परंतु, किंतु, कब, इसलिए ये सारे जो है वो कभी भी चेंज नहीं होते, तो ये अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट है मैं रोज पढ़ता हूँ। इसमें क्रिया विशेषण का भेद क्या है? तो वो टाइम बता रहा है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, तो टाइम से रिलेटेड क्या आ जाएगा कि रोज पढ़ता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है
पुल्लिंग कौन सा है? मेल, सरसों, मकई, सारस, मूंग। तो मूंग की तो हम दाल बोलते हैं, तो मूंग को तो हम लेते हैं फीमेल में काउंट करते हैं, मकई को भी और सरसों को भी। लेकिन जो सारस है वो पक्षी है, वो हमें पता है कि वो किस कैटेगरी में आता है? मेल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो इसका बताना है, मतलब उसको तरीका अलग टाइप से पूछ लिया है कि वो किस शब्द का एक वचन है, मीन्स उसका हमें बहुवचन देखना है कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ना तो मीठे होगा, ना मिठाई होगा, ना मिठाइयाँ। तो क्या आएगा आंसर? मिठाइयाँ। उसमें भी छोटी की, ये याद रखना है, दवाइयाँ, मिठाइयाँ, इसमें छोटी की मात्रा आती है। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, तो सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इसमें जो काल है वो कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल, या सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, या पूर्ण भूत काल। तो इसमें कौन सा आएगा? भूत तो है नहीं, पहले का तो बता नहीं रहे, ना फ्यूचर का बता रहे। अब वर्तमान में हमें देखना नॉर्मल बताया गया जो रोज होता है। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, तो क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल, जैसे इंग्लिश में सिंपल इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं ना, वो। नेक्स्ट है राजा भिक्षुक को दान देता है, तो राजा किसको दान देता है? भिक्षुक को। तो जब किसी को हम दान देते हैं तो उसमें हमेशा कौन सा कारक होता है? संप्रदान, क्योंकि इसके नाम में ही दान छिपा हुआ होता है। तो जब हम किसी को कुछ भी दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, तो हमेशा उसमें संप्रदान कारक होगा। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो ताले की में हमें बताना है कि कौन सा कारक होगा। तो ये हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक, क्योंकि जब कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए तो दोनों में ही संप्रदान कारक होता है, क्योंकि करंट तो हो नहीं सकता, ना ही अपादान की कोई चीज़ अलग नहीं हो रही है। तो इसमें तो ये इसका से रिलेटेड है ना कि चाबी जो है वो इस ताले की है, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम की और तद्भव की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे याद रखना है। तत्सम में से आता है, तो हमें याद रखना है कि ये कौन से शब्द होंगे? संस्कृत के। बचा तद्भव, वो कौन से बचेंगे? हिंदी के। तो हमें ढूंढना होगा संस्कृत का शब्द कौन सा है, तो अलग ही दिख रहा है कि कौन सा है? तीर्थ। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तो दही का सही है, दही को तद्भव है तो दधी, दधी, दही का जो है दधी होता है वो तत्सम रूप। फिर ऊंट, ऊंट का बिल्कुल सही है ऊष्ट, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। आँख का जो है लेकिन नज़र, ये ठीक नहीं है, आँख का क्या होता है? अक्षी। और श्रृंगार का श्रृंगार भी ठीक है। तो आंसर सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये तो आँख का मतलब ये बताया गया है कि उससे नज़र रिलेटेड है, लेकिन इसको पूछा है तत्सम, तो तत्सम नहीं हो पाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वतंत्र शब्द नहीं है? तो स्वतंत्र शब्द हमें देखना है कि कौन सा नहीं है। तो अनपढ़ भी है, अवस्था भी है, भारतीय भी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे ही ये स्वतंत्र शब्द हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये सही से दिख नहीं रहा है तो ये मैं आपको बोल के बता देती हूँ क्योंकि ये पिक्चर ब्लर हो गई थी। प्रतिष्ठा का मूल शब्द क्या है? तो प्रतिष्ठा अब किन दो शब्दों से मिलकर बना है? प्रति प्लस स्था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यही हमें बताना है। इसमें प्रति उपसर्ग है और स्था धातु या मूल शब्द बोल सकते हैं। तो प्रति प्लस स्था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया, और हम इसके पूरे सेट्स कंप्लीट कर लेंगे एग्ज़ाम तक। तो अब हमारा थर्ड चल रहा है, तो अभी आगे और भी बचे हैं। और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं कि आपको रिवाइज करना हो, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।